साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से चल रहा है और कुछ दशकों पहले सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर भी बोला जाता है, वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से ही चल रहा था। तो क्या जिस तरह से यूएसएसआर, सोवियत यूनियन अपने 74वें साल में कोलैप्स कर गया था, तो क्या कभी भविष्य में चाइना भी ऐसे ही कोलैप्स कर सकता है? साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को एनालाइज और समझने का प्रयास आज हम करेंगे। साथियों, भविष्य में क्या चाइना कोलैप्स कर सकता है, इसका जवाब एक लाइन में देना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कुछ इकोनॉमिक एंगल्स को, कुछ पॉलिटिकल एंगल्स को और कुछ कल्चरल और रिलीजियस एंगल्स को समझने का प्रयास करेंगे और जिससे ये एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि चाइना भविष्य में क्या कोलैप्स कर सकता है या नहीं कर सकता है। साथियों, अगर हम कल्चर्स की बात करते हैं तो कल्चरल लेवल पे जो सोवियत यूनियन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एथनिसिटीज रहती थी उस दौर में, वो थी लगभग 128 और चाइना के अंदर आज के समय में जो टोटल नंबर ऑफ एथनिसिटीज हैं वो है लगभग 56। यानी कि सोवियत संघ के अंदर जो नंबर ऑफ एथनिसिटीज थी वो चाइना से डबल थी। मैंने एथनिसिटीज के जो नंबर है वो एक विशेष कारण की वजह से आपके साथ साझा किए और वह यह है कि जब बहुत ज्यादा एथनिसिटीज बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में, क्योंकि जो सोवियत यूनियन है उसका एरिया भी बहुत ज्यादा बड़ा था, वो फैली होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी है, यानी कि जब नंबर ऑफ एथनिसिटीज ज्यादा होती है और किसी भी तरह की अव्यवस्था का जन्म होता है तो वो बहुत तेजी से डोमिनो इफेक्ट में फैलने लगती है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एथनिसिटीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सोवियत संघ के कोलैप्स के बाद, जब अलग देश निकलकर सामने आने लगे थे। तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ एथनिसिटीज हैं वो भी चाइना में काफी कम है। और अब बात करते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे जब एक कंपैरिजन के रूप में हम देखते हैं तो जब अमेरिका रिजीम चेंज वॉर्स और प्रॉक्सी वॉर्स में एंगेज था, चाहे वो अफगानिस्तान ले लो, चाहे वो मिडिल ईस्ट वाला एरिया ले लो, उसी दौर में चाइना अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में खड़ा करने के लिए साइलेंटली आगे बढ़ता जा रहा था। सोवियत यूनियन एक इतना बड़ा अंपायर होने के बाद भी इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था जितना आज के समय में चाइना हो चुका है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी कहीं ना कहीं चाइना बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब इसी बीच एक बड़ा ही मेजर सवाल ये खड़ा होता है कि चाइना जिस तरह से कंट्रोल्ड तरीके से अपने देश को रन करता है, एक टोटलिटेरियन रिजीम के तहत अपने देश को रन करता है, क्या वो चाइना के कोलैप्स होने का कारण बन सकती है? साथियों, जब किसी भी चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई जाती हैं, अधिकारों के ऊपर जो नियंत्रण किया जाता है, वो एक तरह के स्प्रिंग की तरह होता है कि वो जब तक दबता चला जाएगा तो वो अपने मैक्सिमम लिमिट तक दबेगा, लेकिन जब वो बाउंस बैक करेगा तो उतनी ही तेजी से वो बाउंस बैक भी करेगा। तो बाउंस बैक का मतलब यहां से सीधे तौर पर ये है कि चाइना के लोग जब तक चाइना की टोटलिटेरियन जो रिजीम है उसकी बातों को, उसके नियंत्रण को सहन कर रहे हैं, तब तक चाइना चलता रहेगा। लेकिन जब वहां पर विरोध खड़ा होगा तो वो इतना मास लेवल पे भी खड़ा हो सकता है कि चाइना के पूरे सिस्टम को कोलैप्स भी कर सकता है। कोरोना के स्टार्टिंग में देखने को मिला था हांगकांग के अंदर कि किस तरह से जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स थे, चाइना ने उनको क्रश करने की कोशिश की थी। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी का जो सेंटिमेंट है उसको चाइना बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से दबा दे रहा है, जिसकी वजह से चाइना के अंदर लार्ज स्केल पर जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चेंज लाने की बात होती है वो नहीं पहुंच पाती है। और इसी बीच जब कल्चरल पर्सपेक्टिव को हम ऐड ऑन करते हैं तो वो हमें और ज्यादा पिक्चर क्लियर कर देता है, क्योंकि चाइना, स्पेशली जो चाइना के अंदर अभी प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उनका जो मुख्य एजेंडा है वो मुख्य एजेंडा ये है कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी एक्सेप्टेंस को बनाना।
हालांकि अपने आप में चाइना खुद को एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में भी बताता है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी का एक अलग तरीके का पैटर्न है, हमारे यहाँ पर इंटर पार्टी जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा चलती है, इनर पार्टी जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा चलती है, इसलिए सबसे बड़ा लोकतंत्र वो खुद को क्लेम करता है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि चाइना के अंदर किस तरह का सिस्टम चलता है। लेकिन चाइना इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए और यूएसएसआर ने जो गलतियां की थी उनसे सीखते हुए एक बड़े ही नियंत्रण तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइना के कोलैप्स करने की पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम नजर आती हैं। और अगर हम इसमें कल्चरल पर्सपेक्टिव को देखें तो वो इस पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दे रहा है। चाइना बेसिकली पूरे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को डिनाई करने के लिए रिलीजन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगा है। अगर हम बात करें इस्लाम फेथ की, तो इस्लाम फेथ के अंदर रिसेंटली ही चाइना ने एक ऐप को बैन करवाया था एप्पल को बोलकर। ऐप का नाम था कुरान मजीद, जिसके अंदर जो कुरान के वर्सेस हैं वो ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। बाकायदा ये पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी होने के बाद भी चाइना ने अपने देश से इसको बैन करवा दिया। ऐसी ही घटना हमें अभी देखने को मिली कि चाइना ने मास लेवल पर क्रिसमस के सेलिब्रेशन पर भी रोक लगा दी थी। और इतना ही नहीं, चर्चेस और मॉस्क का जो आर्किटेक्चर है उनको भी चाइना ने बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है। और चाइना ये सब कर कर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, इन दोनों फेथ को कम्युनिज्म विचारधारा के हिसाब से चाइना के अंदर रीराइट करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस चाइना बढ़ा रहा है, उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि आने वाले समय में चाइना कहीं ना कहीं चाइनीज वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड चाइनीज वर्जन ऑफ इस्लाम को खड़ा करने की कोशिश भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, चाइना वहां पर एक स्पॉन्सर्ड तरीके से पोप को भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और सीधे सीधे जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी है, इन सभी को चाइना सीधे तौर पर अपनी कंट्री के अंदर कम्युनिज्म विचारधारा के हिसाब से इस्टेब्लिश कर उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से एक नियंत्रण और प्लान्ड तरीके से चाइना जो आगे बढ़ रहा है वो ये दर्शा रही है कि चाइना अभी कोलैप्स होने की स्थिति में नहीं है। हालांकि एक रियलिटी ये भी है कि जिस हिसाब से नियंत्रण किया जाता है तो वो इंटरनली चाइना के स्ट्रक्चर को, पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को कमजोर भी करता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से तियानमेन स्क्वायर हो, चाहे वो हांगकांग के प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर अत्याचार हो, चाहे वो उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार हो, वो कहीं ना कहीं चाइना के कम्युनिस्ट सिस्टम के खिलाफ जनता के अंदर जो एंटी सेंटिमेंट्स बनते हैं, रिजेंटमेंट जो पैदा होता है, वो बहुत कम हो रहा है अभी के समय में, जिसकी वजह से चाइना के अंदर अभी ये अनुमान लगाना कि चाइना कोलैप्स कर जाएगा वो बहुत गलत होगा। क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली जिस हिसाब से खुद को खड़ा कर चुका है, तो वो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को एक सेटिस्फेक्शन भी देता है। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर टोटलिटेरियन रिजीम के अंदर सभी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। और उसी के साथ साथ चाइना खुद को एक टोटलिटेरियन रिजीम के रूप की बजाय एक गाइडेड डेमोक्रेसी के रूप में भी कई बार अपने लोगों के सामने खुद को पेश करता है। और इसी तरीके से सिंगापुर भी एक गाइडेड डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल के रूप में पेश किया जाता है, जिसकी वजह से चाइना के अंदर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो अनुमानित रूप से अभी लंबी चल सकती है। लेकिन जो चाइना का एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर है वो आने वाले 1 या 2 दशक के अंदर हो सकता है कुछ ऐसी स्थितियों को, ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे कि चाइना के अंदर का जो सिस्टम जो खोखला है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक विरोध कम्युनिस्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने की जो आशंका है उनको बढ़ा सकता है। लेकिन वर्तमान में चाइना के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से चलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू कोलैप्स होने की। साथियों, अगर ये आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।